आपका पैरा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। जंतु जगत में लाखों प्रजातियां हैं, कुछ रेंगती हैं, कुछ तैरती हैं, कुछ उड़ती हैं। पर इन सबको वैज्ञानिक एक साथ कैसे समझते हैं? आज हम जीवन के सबसे बड़े सफर की कहानी में उतरने वाले हैं, पानी से जमीन पर आने की कहानी। और इस कहानी को समझने के लिए हमें मिले स्रोतों की मदद से हम ये जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का क्लब इतना खास क्यों है और कौन इसका सदस्य बन पाया और कौन बाहर रह गया। बिल्कुल, ये सिर्फ जानवरों के नाम रटने जैसा नहीं है, बल्कि ये विकास की जासूसी करने जैसा है। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली से लगने वाले शारीरिक बदलाव ने जीवन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हमारी पड़ताल शुरू होगी एक ऐसे रहस्यमयी समूह से जो ना तो पूरी तरह हमारी तरफ है, ना ही दूसरी तरफ। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और वहां से हम असली कॉर्डेट्स और फिर पानी से जमीन पर राज करने वाले सरीसृप यानी रेप्टाइल्स तक का सफर तय करेंगे। चलिए तो फिर इस रहस्य से ही पर्दा उठाते हैं। हेमिकॉर्डेटा, नाम से लग रहा है आधा कॉर्डेट। स्रोतों में लिखा है कि पहले इन्हें हमारे ही फाइलम यानी कॉर्डेटा का हिस्सा माना जाता था, पर अब इन्हें बाहर निकालकर एक अलग फाइलम में रख दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये आधा कॉर्डेट होने का क्या मतलब है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वैज्ञानिकों को इनके कॉलर वाले हिस्से में एक रॉड जैसी संरचना मिली, जिसे स्ट्रोमा कॉर्ड कहते हैं। पहली नजर में यह हमारी रीढ़ की हड्डी के शुरुआती रूप यानी नोटोकॉर्ड जैसी लगती थी। इसी धोखे की वजह से इन्हें कॉर्डेट्स का करीबी रिश्तेदार मान लिया गया। पर गहराई से जांच करने पर पता चला कि यह एक असली नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक अलग ही संरचना है। यह विकास का एक ऐसा प्रयोग था जो नोटोकॉर्ड जैसा दिखता तो था, पर वैसा था नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह का डुप्लीकेट था। तो अगर ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, तो ये दिखते कैसे हैं? स्रोत में दिए गए चित्र में तो ये किसी कीड़े या केंचुए जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये समुद्र की गहराइयों में रह रहे नर्म शरीर के कृमि जैसे जीव हैं। इनका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है। एक आगे का सूंड जैसा प्रोबोसिस, जिससे ये मिट्टी में बिल खोदते हैं, बीच में एक कॉलर और फिर लंबा सा धड़। लेकिन दिखने में भले ये साधारण हो, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का संगठन होता है। मतलब फेफड़े, दिल जैसे अंग तो नहीं, पर काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम जरूर होते हैं। और मुझे एक और बात ध्यान में आ रही है, इनके अंदर खून बहने का तरीका भी अलग है। हमारे शरीर में तो खून बंद नसों में दौड़ता है, जिसे क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, पर स्रोत बताते हैं कि इनमें खुला सिस्टम होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में पानी पाइपलाइन के जरिए हर घर तक पहुंचता है। ये हुआ क्लोज सिस्टम। लेकिन हेमिकॉर्डेट्स में मानो एक बड़े से टैंक से सीधे अंगों पर खून छिड़क दिया जाता हो। ये उतना कुशल तरीका नहीं है, और यही एक बड़ा फर्क है जो इन्हें हमारे जैसे विकसित जीवों से अलग करता है। समझ गई। तो अगर ये आधे कॉर्डेट असली कॉर्डेट नहीं है, तो असली कॉर्डेट होने की शर्त क्या है? वो कौन सी 3 खास बातें हैं जो किसी जीव को इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बनाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कॉर्डेट कहलाने के लिए 3 मौलिक शर्तें हैं जो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर जरूर मौजूद होनी चाहिए। पहली, एक नोटोकॉर्ड। ये एक लचीली रॉड होती है जो शरीर को सहारा देती है। दूसरी, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड का शुरुआती रूप, जो पीठ की तरफ होती है। और तीसरी, ग्रसनी गिल दरारें, यानी गले के पास कुछ छेद, जो या तो सांस लेने के काम आते हैं या फिर विकसित होकर कुछ और बन जाते हैं। और साथ में एक पोस्ट एनल टेल यानी पूंछ, और वो बंद पाइपलाइन वाला सर्कुलेटरी सिस्टम भी। तो स्रोत में जो टेबल दी गई है वो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को 2 अलग-अलग डिजाइन फिलॉसफी की तरह दिखाती है। हमारा नर्वस सिस्टम पीठ पर खोखला और सिंगल है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पेट की तरफ ठोस और डबल होता है। हमारा दिल आगे की तरफ है, उनका पीछे की तरफ। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने 2 बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट पर काम किया हो। एकदम सही पकड़ा। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर भी सब एक जैसे नहीं है। इसमें 3 सब फाइला हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, यानी हम लोग। पहले 2 को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, यानी कॉर्डेट्स के पहले ड्राफ्ट। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब ये असली कॉर्डेट्स तो हैं, पर उतने एडवांस नहीं। बिल्कुल, जैसे यूरोकॉर्डेटा को ही लीजिए। इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों होते हैं, और वो एक टैडपोल की तरह तैरता है। लेकिन वयस्क होते होते ये एक जगह चिपक जाता है और अपने सारे एडवांस फीचर खो देता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। 1 मिनट, मतलब ये बड़ा होकर और ज्यादा सरल बन जाता है? ये तो विकास में उल्टा चलने जैसा हुआ। हाँ, कुछ मायनों में ये ऐसा ही है।
वहीं दूसरी तरफ सिफेलोकॉर्डेटा जैसे कि एम्फीऑक्सिस अपने कॉर्डेट फीचर्स को जिंदगी भर बनाए रखता है। उसकी नोटोकॉर्ड सिर से लेकर पूंछ तक फैली होती है। ये वर्टिब्रेट्स का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है, हमारे ब्लूप्रिंट का सबसे साफ उदाहरण। और फिर आता है सबसे सफल समूह वर्टिब्रेटा, जिसमें हम सब आते हैं, मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी और इंसान। तो वर्टिब्रेट्स में ऐसा क्या खास अपग्रेड हुआ? सबसे बड़ा अपग्रेड था नोटोकॉर्ड का। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड को एक ज्यादा मजबूत और लचीली संरचना से बदल दिया गया, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी। और यहीं पर वो मशहूर लाइन आती है, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। ये लाइन हमेशा मुझे कंफ्यूज करती है। इसे थोड़ा आसान करेंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, जैसे सभी दिल्ली वाले भारतीय हैं, लेकिन सभी भारतीय दिल्ली वाले नहीं हैं। कॉर्डेट एक बड़ा व्यापक समूह है, जैसे भारतीय, और वर्टिब्रेट उस बड़े समूह के अंदर एक खास, ज्यादा विकसित उप समूह है। जैसे दिल्ली वाले, उनमें वो रीढ़ की हड्डी का स्पेशल अपग्रेड होता है जो प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं होता। वाह, ये अब तक का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम वर्टिब्रेट्स के अंदर चलते हैं। स्रोत के चार्ट के हिसाब से यहाँ पहला बड़ा बंटवारा जबड़े के आधार पर है। एग्नाथा मतलब बिना जबड़े वाले, और ग्नाथोस्टोमेटा यानी जबड़े वाले। हाँ, ग्नाथोस्टोमेटा। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। जबड़े का विकास जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक था। लेकिन क्रांति से पहले हमें ओल्ड गार्ड से मिलना होगा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा यानी गोल मुंह वाले। स्रोत बताता है कि ये जबड़े रहित जीव दूसरी मछलियों पर बाहरी परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनका शरीर लंबा, ईल जैसा होता है और मुंह गोल, चूसने वाला। मतलब ये शिकारी नहीं, बल्कि खून चूसने वाले वैम्पायर जैसे हैं? बिल्कुल। ये बिना जबड़े के किसी मछली से चिपक जाते हैं और उसका खून चूसते रहते हैं। इनकी जीवन शैली भी बड़ी अजीब है। रहते तो ये समुद्र में है, पर अंडे देने के लिए मीठे पानी की नदियों में जाते हैं और अंडे देने के कुछ ही दिनों बाद मर जाते हैं। उनके बच्चे यानी लार्वा बड़े होकर वापस समुद्र में लौट आते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी है। तो ये बिना जबड़े के बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। लेकिन फिर, जैसा आपने कहा, विकास में एक बड़ा धमाका हुआ। हाँ, वो धमाका था जबड़े का आविष्कार, जब मुंह सिर्फ चूसने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने, चीरने और फाड़ने के लिए बना। यहीं से जबड़े वाले जीवों यानी ग्नाथोस्टोमेटा का उदय हुआ और समुद्र में शिकार का पूरा खेल ही बदल गया। ये एक हथियार की दौड़ शुरू होने जैसा था। और इस दौड़ में सबसे पहले आई मछलियां, सुपर क्लास स्पीसीज। इसमें भी दो टीमें हैं, कॉन्ड्रिक्थीज यानी कार्टिलेज वाली मछलियां और ऑस्टिकथीज यानी हड्डी वाली मछलियां। पहले शार्क और रेस की टीम की बात करते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज समुद्र के असली शिकारी थे। इनका पूरा कंकाल हड्डी का नहीं, बल्कि लचीले कार्टिलेज का बना होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे कान और नाक की हड्डी होती है। इनका शरीर सुव्यवस्थित एक टॉर्पीडो जैसा होता है, जो इन्हें तेजी से तैरने में मदद करता है, और इनके जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। इनकी त्वचा के बारे में एक बहुत मजेदार बात लिखी है। इन पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और इनके दांत इन्हीं स्केल्स का बदला हुआ रूप है। तो इसका मतलब शार्क की त्वचा पर जो स्केल्स हैं वो असल में छोटे छोटे दांतों जैसे हैं। तभी कहते हैं कि शार्क की खाल सैंड पेपर जैसी लगती है। ये तो ऐसा हुआ मानो पूरा शरीर ही छोटे छोटे दांतों से ढका हो। एकदम सही। पर इन शानदार शिकारियों में एक बहुत बड़ी कमी थी। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, यानी हवा का थैला, जो मछलियों को पानी में एक जगह टिके रहने में मदद करता है। इसी वजह से शार्क को डूबने से बचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगातार तैरते रहना पड़ता है। सोचिए कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती होगी। मतलब ये कभी आराम नहीं कर सकती। कुछ के पास तो टॉर्पीडो मछली की तरह बिजली के झटके देने वाले अंग और स्टिंगरे की तरह जहरीला डंक भी होता है। ये तो पानी के अंदर के सुपर विलन जैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन फिर विकास ने एक बेहतर मॉडल तैयार किया, पिसीज की दूसरी क्लास ऑस्टिकथीज या बोनी मछलियां। और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। बोनी मछलियां यानी रोहू, कतला और हमारे एक्वेरियम की गोल्डफिश। तो इनमें ऐसा क्या खास था जो शार्क में नहीं था? दो चीजें, पहली और सबसे जरूरी, एयर ब्लैडर।
हवा के इस थैले की वजह से ये मछलियां बिना तैरे पानी में एक जगह स्थिर रह सकती थीं। अब इन्हें शार्क की तरह अपनी सारी ऊर्जा तैरने में खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वे इस बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने, छिपने और घात लगाकर शिकार करने में कर सकती थीं। इसी एक बदलाव ने इन्हें दुनिया के हर पानी वाले इकोसिस्टम पर राज करने में मदद की। अरे वाह! तो इसीलिए गोल्डफिश एक्वेरियम में आराम से एक जगह खड़ी रह सकती हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या था? दूसरा बदलाव था गिल्स के ऊपर एक ढक्कन का होना, जिसे ओपेरक्यूलम कहते हैं। इससे ये ज्यादा कुशलता से पानी से ऑक्सीजन खींच सकती थी। इन दो अपग्रेड्स, एयर ब्लैडर और ओपेरक्यूलम, ने बोनी मछलियों को इतना सफल बनाया कि आज दुनिया में वर्टिब्रेट्स की सबसे ज्यादा प्रजातियां इन्हीं की हैं। तो पानी की दुनिया तो इन्होंने जीत ली, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रोमांच तो अब शुरू होना था। जमीन पर पहला कदम। और यहीं पर आते हैं टेट्रापोडा, यानी 4 पैरों वाले जीव। बिल्कुल, और जमीन पर कदम रखने वाले पहले पायनियर थे क्लास एम्फीबिया के सदस्य। एम्फी यानी दोहरा और बायोस यानी जीवन। ये वो जीव थे जो 2 दुनियाओं में रहते थे, पानी और जमीन। जैसे मेंढक और सैलामेंडर, इनकी त्वचा नम और चिपचिपी होती है, बिना किसी स्केल के। लेकिन जमीन पर रहने के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां होंगी, जैसे सांस कैसे लेना, अपना वजन कैसे उठाना, और सबसे बड़ी बात, अपनी त्वचा को सूखने से कैसे बचाना। बहुत अच्छे सवाल हैं। एम्फीबियंस ने इन समस्याओं के अनोखे हल निकाले। सांस लेने के लिए उन्होंने गिल्स के साथ साथ फेफड़े भी विकसित किए, और वे अपनी नम त्वचा से भी सांस ले सकते थे। लेकिन इसी नम त्वचा की वजह से वे पानी से कभी पूरी तरह दूर नहीं जा पाए। उन्हें अपनी त्वचा को गीला रखने और अंडे देने के लिए हमेशा पानी के पास रहना पड़ता था। इनका दिल भी 3 चेंबर वाला होता है, 2 अलिंद और 1 निलय। मतलब ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता होगा। ये एक काम चलाऊ सिस्टम जैसा लगता है। हाँ, ये एक ट्रांजिशनल डिजाइन था। एम्फीबियंस ने जमीन पर पहला कदम तो रख दिया था, पर वे अभी भी पानी से एक अदृश्य रस्सी से बंधे हुए थे। इस रस्सी को काटने का काम किया अगली क्लास ने, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया यानी सरीसृप, सांप, छिपकली, कछुए और मगरमच्छ। इनके नाम का मतलब ही है रेंगना। ये जमीन के असली विजेता थे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो मेंढक नहीं कर पाए? उन्होंने सबसे बड़ी समस्या का हल निकाला, पानी का नुकसान। उनकी त्वचा सूखी और मोटी होती है, जिस पर वाटरप्रूफ स्केल्स की एक परत होती है। ये एक तरह का कवच था जिसने उन्हें पानी से दूर जमीन के सूखे इलाकों में जाने की आजादी दी। अब उन्हें अपनी त्वचा को गीला रखने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये अपनी कैंचुली भी उतारते हैं। मैंने सांपों को ऐसा करते देखा है। तो इन्होंने पानी पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी। लगभग पूरी तरह। और इनके अंदर एक और बहुत दिलचस्प विकास हुआ। ज्यादातर रेप्टाइल्स में दिल 3 चेंबर वाला ही होता है, जैसा एम्फीबियंस में था। लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो बहुत कुछ बताता है। मगरमच्छों में हमारी और पक्षियों की तरह एक 4 कक्षीय यानी 4 चेंबर्ड दिल होता है। 1 मिनट, मगरमच्छ तो रिप्टाइल है, यानी कोल्ड ब्लडेड। फिर उसमें हमारी तरह 4 चेंबर वाला एडवांस्ड दिल क्यों है? ये तो ऐसा है जैसे किसी पुरानी विंटेज कार में आज का फॉर्मूला 1 इंजन लगाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विकास कोई सीधी लाइन में नहीं चलता। मगरमच्छ उस विकासवादी रास्ते का एक संकेत है जो आगे चल के पक्षियों और शायद स्तनधारियों तक भी गया। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति भविष्य के लिए नए नए डिजाइन का परीक्षण कर रही थी। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने हेमिकॉर्डेट्स के डुप्लीकेट नोटोकॉर्ड से शुरू किया, फिर असली कॉर्डेट होने की शर्तें समझी, और उसके बाद वर्टिब्रेट्स के विकास की कहानी देखी। ये सिर्फ अलग अलग जानवरों के बारे में नहीं था, बल्कि समस्याओं के समाधान की कहानी थी। बिल्कुल। जबड़े का विकास शिकार की समस्या का समाधान था, एयर ब्लैडर ऊर्जा बचाने की समस्या का समाधान था, और सूखी स्केली त्वचा जमीन पर जीने की समस्या का समाधान थी। हर समूह ने पिछले समूह की नींव पर कुछ नया और बेहतर बनाया, जिसने उन्हें नए वातावरण में फैलने का मौका दिया। गिल से फेफड़ों तक और पंखों से पैरों तक का ये सफर जीवन के सबसे बड़े आविष्कारों की कहानी है। ये सचमुच कमाल है कि कैसे हर एक अपग्रेड ने जीवन के लिए नए दरवाजे खोले। और यही हमें हमारे आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमने देखा कि सरीसृप जैसे मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, एक ऐसी विशेषता जिसे हम आमतौर पर पक्षियों और स्तनधारियों जैसे गर्म खून वाले जानवरों से जोड़ते हैं।
आज हमने जो क्रमिक परिवर्तन देखे हैं, गिल्स से फेफड़ों तक, पंखों से अंगों तक, उन्हें ध्यान में रखते हुए मगरमच्छों में ये विशेष एडवांसमेंट सरीसृपों से भूमि कशेरुकी यानी लैंड वर्टिब्रेट्स की अगली प्रमुख क्लासों तक जाने वाले विकासवादी पथ के बारे में क्या संकेत दे सकती है? यह किस आने वाली क्रांति का इशारा था? अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट